तो ये वाली शीट्स आपके पास है बेटा। ये अगेन इसमें मैं वाइसराज लिख करके लाया हूं, जो मैं शायद अपनी क्लास में डिटेल में पढ़ाऊं, यहाँ पे शॉर्ट में वाइसराज के बारे में आज वाली टॉपिक में। तो जून के कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ एक इंपॉर्टेंट बात जो अभी होने वाली है कुछ दिनों में, वो न्यूज में थी, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था। हर एक दिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो डेट्स या डे मैं बताऊं उतना पढ़ लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा। डेज, डे, बुक्स, ऑथर्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बीए बीएलएलबी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को। इसकी थीम क्या थी? यानी हर जो भी बनाया जाता है कोई भी दिवस, उसको किसी एक टैगलाइन के साथ मनाया जाता है, ठीक है। तो वो टैगलाइन या फिर वो थीम क्या थी? वो थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 इज पुटिंग एन एंड, ठीक है। ये पूरी ही लाइन थी, पर मेन क्या थी? पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसका मेन मकसद क्या था? एंड करना प्लास्टिक पॉल्यूशन को। तो एनवायरनमेंट में से प्लास्टिक पॉल्यूशन रिमूव कर देंगे, यही इन्होंने टैगलाइन बनाई थी, ठीक है। अगर एग्जाम में टैगलाइन पूछ लेता है, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न दिन ब दिन एनहेंस हो रहा है, ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता है इसका क्या थीम थी, याद रहेगा। ये कैसे याद रहेगा? रिवाइज करते रहने से, है ना, एक दिन में याद नहीं होगा। अगला देखो, यूएन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया, इसी से रिलेटेड, यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन हर साल आता है आपके यहाँ। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने अनाउंस किया जून 5 को एनवायरनमेंट डे, यानी किसने ये दिन को एनवायरनमेंट डे अनाउंस किया था? जनरल असेंबली ने अनाउंस किया था यूएन की। ड्यूरिंग कब किया था? 1972 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई। इसका बैकग्राउंड हो गया कि ये कब से चल रहा है, 1972 से, और अब ये 2025 में। इसकी नई थीम क्या है? ये वाली थीम है प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म कर, ठीक है। अगला पॉइंट, मॉनसून सेशन। देखो पार्लियामेंट के मेनली 3 सेशन होते हैं, ओके। पार्लियामेंट के मेनली 3 सेशन होते हैं, मॉनसून, समर और विंटर सेशन भी होता है पार्लियामेंट में, कह सकते हो। एक्चुअल नाम में एक और दूसरे नाम भी होते हैं, जो एक्चुअल होते हैं उनको बताऊंगा बाद में। फिलहाल अभी जो मॉनसून सेशन है उसकी डेट आ गई है अभी रिसेंटली, कि कब से कब तक मॉनसून की छुट्टियां रहेंगी, पार्लियामेंट में मीटिंग नहीं होगी। तो मॉनसून यानी बरसात वाला 21 जुलाई से 12 अगस्त तक ये ऑफ रहेगा, ठीक है। अब ये सवाल तो नहीं आता, सवाल यहां से आएगा जो अगली लाइन है, और ये न्यूज एक दूसरे से रिलेटेड है। न्यूज क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाने वाली इंपीचमेंट मोशन। अब ये इंपीचमेंट वर्ड आपका इंग्लिश में आता है मीनिंग वाले पोर्शन में, इसका सिनोनिम भी पूछ सकता है, एंटोनिम भी पूछ सकता है। मोशन मतलब कोई चीज फ्लो में चलाना, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इंपीचमेंट मतलब किसी को हटाना, किसी का हटना नहीं, किसी को जानबूझ के हटाना इज नोन एज इंपीचमेंट। याद रहेगा मीनिंग इसकी, ठीक है। तो फॉर्मल प्रोसेस टू रिमूव, और ये इंपीचमेंट प्रोसेस 2 ही लोगों के लिए इंडिया में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। इसको हटाने के लिए जज या फिर प्रेसिडेंट। जब जज को या प्रेसिडेंट को, देखो प्रेसिडेंट को ऐसी वैसी चीज तो नहीं जिसको कोई भी हटा देगा, कभी भी हटा देगा, वो खुद रिजाइन दे दे तो एक अलग बात है। पर अगर उसको हटाना हो तो हम जो पार्लियामेंट में जो उसको रिमूवल का प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उस रिमूवल को रिमूवल ना बोल के हम इंपीचमेंट, रिमूवल भी इसका सिनोनिम है, पर रिमूवल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? इंपीचमेंट बोलेंगे। तो उनको हटाने के लिए, और ये पहला ऐसा प्रोसेस है जिसमें जज को हटाया जा रहा है। जज को हटाने की कोशिश पहली बार भी की गई है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि अनाउंस पहले ही कर दिया कि हम जज को हटाएंगे। किसी जज को भी आप ऐसे नहीं हटा सकते अगर वो सुप्रीम कोर्ट का हो। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही है। इनको हटाने के लिए भी आपको सेम प्रेसिडेंट को जैसे हटाया जाता है वही प्रोसीजर अपनाया जाता है। सेम प्रोसीजर है, जो प्रेसिडेंट को हटाने का होता है वो इनको हटाने का, ठीक है। तो किसके खिलाफ? ये वाला जो ये नाम है, ये आपको पढ़ना है बेसिकली। एक तो ये इंग्लिश के लिए, और ये किसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी अगस्त में, मानसून सेशन के टाइम में। इसमें यशवंत वर्मा को, देखो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, याद रखना। लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व समझ रहे हो? लोकसभा का एक टाइम होता है जो खत्म हो जाता है, नई लोकसभा आती है। लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, वो कंटिन्यू चलता है, उसके मेंबर्स डिसॉल्व होते हैं। और लोकसभा का क्या होता है? लोकसभा के मेंबर्स डिसॉल्व होने पर लोकसभा भी डिसॉल्व हो जाती है। राज्यसभा के मेंबर डिसॉल्व होंगे तो नए मेंबर्स आ जाते हैं। राज्यसभा के एक टाइम पे 1/3 मेंबर डिसॉल्व होते हैं और बाकी 2/3 काम करते रहते हैं। और वह जो 1/3 डिसॉल्व होते हैं, हटते हैं, उनकी जगह पे नए 1/3 आ जाते हैं। इसलिए राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, याद रखना। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, लोकसभा इज अ टेम्परेरी बॉडी। तो ये जो प्रोसेस चलाया जाएगा राज्यसभा में, मानसून भले ही चल रहा हो और राज्यसभा तो खुला रहेगा ना, वहां से भी आप रिमूव करा सकते हो किसी को। और जब लोकसभा खुलेगा तो नाम फॉरवर्ड कर दो लोकसभा में, जो आपने कार्रवाई की है लोकसभा उस पर कार्रवाई कर देगा। फाइनल कार्रवाई तो लोकसभा ही करेगा। दोनों, अगर प्रेसिडेंट या जज को हटाना है तो दोनों हाउसेस की परमिशन लगेगी, नहीं लोकसभा राज्यसभा दोनों की परमिशन होगी। समझ रहे हो ये चीज? तो नाम याद रखना है यशवंत वर्मा, ठीक है, जिसको हटाने की कार्रवाई होगी। अगला पॉइंट आइए, कुछ कन्वेंशन हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो कब आई, ठीक है, और उनका मेन काम क्या है या किस चीज के लिए वो जानी जाती है, ये यहाँ पे दिया हुआ है शीट में। जैसे रामसर कन्वेंशन किस चीज की कन्वेंशन है? अब ये ज्यादातर क्वेश्चन बीए वालों में आता है, ठीक है, बीएलएलबी में इतना ये वाला नहीं आता है। इसमें बीएलएलबी में कौन सा आता है बताया था, वियना कन्वेंशन आता है अक्सर, ठीक है। अब रामसर की बात करूं, काफी बार बीए के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। कहां से? रामसर साइट, ईरान से। ईरान में इसको शुरू किया गया था सबसे पहले, और इन्फोर्स्ड बन के तैयार, एडॉप्ट 1971 में हो गया था। एडॉप्टेड वर्ड मैंने अभी आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले। और इन्फोर्स्ड लगाया कब गया था, ठीक है, तो वो 1975 में काम करना शुरू किया। रेडी हो गया था काम, 4 साल के बाद शुरू किया।
ठीक है, कहाँ शुरू हुआ था? ईरान में। और कौन सी कन्वेंशन थी? रामसार। किस चीज का काम करती है कन्वेंशन? वेटलैंड्स पे काम करती है। वेटलैंड्स समझते हैं? वेटलैंड्स, ड्राईलैंड्स। ड्राईलैंड्स मतलब, ड्राई मतलब, ड्राई का क्या मतलब होता है? वेट का क्या मतलब होगा? बिल्कुल, सी वगैरह के जो काम होते हैं ना, उनकी लैंड्स के ऊपर जो कन्वेंशन जो उस पर वर्क कर सकती है, वही कौन सी होती है? रामसार कन्वेंशन। उसमें कौन सी हेरिटेज साइट है ये बताती है, कौन सी एंशियंट साइट है ये बताती है, नंबरिंग करना कितनी रामसार साइट्स हैं दुनिया में, वो इनका काम है। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कब बनी, कब लागू हुई और कहां पे शुरू हुई। उसके बाद आती है बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन के बारे में है कि इट इज अ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो ये किस चीज पे काम करती है ये वाली कन्वेंशन? ये काम करती है माइग्रेटरी स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज, ऐसे जानवर पे जो एक जगह नहीं रहते, वो एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है, उन वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करना, काम करना, उनको नंबरिंग करना, वो इनका काम होता है, काउंट करना। अडॉप्ट हुई थी 1979 में और इन्फोर्स हुई थी 1983 में। ये किसी एक जगह पे शुरू नहीं हुई थी, पार्टिकुलरली 2-3 जगह से शुरू हुई थी, इसलिए किसी एक जगह का नाम इसमें नहीं लिया जाता है। ठीक है, वियना कन्वेंशन आपकी ओजोन लेयर के ऊपर रिसर्च करती है। इसका काम क्या होता है? ओजोन लेयर दिन ब दिन कटी जा रही है, खुली जा रही है थोड़ी सी, ड्यू टू गैस, जो दुनिया से जो गैस रिलीज हो रही है, तो उसके ऊपर स्टडी करने का काम वियना कन्वेंशन का है। अब इसमें सवाल डायरेक्ट आएगा, कौन सी कन्वेंशन क्या करती है? ठीक है, एक तो ये सवाल। दूसरा, कब स्टेब्लिश हुई है? स्टेब्लिश वाला ज्यादा आता है, अडॉप्ट वाला नहीं आता आपके लेवल पे। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए, अडॉप्ट 1985 में और इन्फोर्स कब हुई? 1988 में। उसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का प्रोटोकॉल है, यानी ये एनवायरनमेंट को इंटरनेशनली डील करती है और ये भी ओजोन लेयर डिप्लेशन पे ही काम करती है। लेकिन ये इंटरनेशनल बॉडी और ये आपकी कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है। कभी एक कंट्री में काम कर रही है तो दूसरी कंट्री में काम नहीं करेगी उस टाइम पर, ये एक टाइम पे पूरी कंट्री में काम करेगी, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, ये ज्यादा ब्रॉडर बॉडी है। अब ये कब है? ये स्टेब्लिश हुई है आपकी, या इन्फोर्स हुई है आपकी 1989 में, स्टेब्लिश 1987 में, अडॉप्ट 1987 में। फिर बासल कन्वेंशन जो है, ये किस चीज की है बेटा? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। जितनी भी हैजार्डियस चीजें हैं दुनिया में, गैसेज हो गया, उनका वेस्ट है, फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्ट है, कुछ भी, वो कहां गया, बह करके कहां गया, कैसे डिस्पोज हो, उसके ऊपर रिसर्च करना इस कन्वेंशन का काम है। दोनों डेट इसकी दी हुई, इन्फोर्स वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये वाला इतना नहीं पूछा जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है सीबीडी। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी का काम करती है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज बायो? लिविंग, लिविंग थिंग्स के बारे में जो बताए, चलो ठीक है। और व्हाट इज डाइवर्सिटी? व्हाट इज डाइवर्स? विभिन्नता। विभिन्नता आपने बोला, विभिन्नता। हिंदी बड़ी खतरनाक यूज की आपने, और कोई सिंपल हिंदी? बिल्कुल सही बोला उन्होंने, बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज पे स्टडी करना, सिंपल वर्ड में बायोडाइवर्सिटी है। ये अडॉप्ट कब हुआ? 1992 में, और आपका इन्फोर्स 90। अगर आप देखें तो थोड़ा डेट के हिसाब से भी है, यहाँ पे एक आधी ऊपर नीचे होगी। अब देखिए रोटरडम कन्वेंशन, ये वाली रिसेंटली बड़ी पूछी जा रही एग्जाम्स में, आपके में तो नहीं पूछी गई अभी, फ्लैट फ्लैट में आया था ये जो था इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डियस। ये भी हैजार्डियस चीजों के बारे में बात करती है, पर किस कौन से? केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड की स्टडी करती है इंटरनेशनल ट्रेड में, यानी ट्रेडिंग में जो इधर से उधर ले जाने में जो कुछ नुकसान हुआ है बायोडाइवर्सिटी में या दुनिया में, उस चीज से, उसके वेस्ट से, ठीक है, केमिकल के वेस्ट से, उसे हम क्या कहते हैं? रोटरडम कन्वेंशन के अंदर डील करते हैं। अडॉप्टेड 1998 में और इन्फोर्स की गई 2004 में। काफी केमिकल्स इंडिया से भी सप्लाई होते हैं दूसरी कंट्री में, न्यूक्लियर बनाने के लिए, या दूसरी कंट्री इधर से उधर, तो क्या कभी कभी ट्रक पलट जाता है, कभी कुछ होता है, तो जो भी थोड़ा बहुत भी एक्टिविटी हो रही होगी हैजार्डियस, वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी रोटरडम में। उसके बाद किगाली कन्वेंशन, ये बिल्कुल नहीं आता, बस मैंने दे दिया। ओजोन डिप्लेशन की बात करते हैं, ये बिल्कुल नया है इसलिए मैंने दे दिया, अभी रिसेंटली आया है, ये भी ओजोन की स्टडी ही करता है। ठीक है, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया है, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, वो जो पहले था उसकी एक नई बॉडी है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे भी वर्क कर रहा है, लेकिन वो हट जाएगा कुछ दिनों में, और यही वाला वर्क करेगा उसकी जगह, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो पहले पढ़ा। उसके बाद आइए कार्डिगेना प्रोटोकॉल, ये आपका इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल है ये भी, और ये बायो सेफ्टी का काम करता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, इसके इन्फोर्समेंट डेट भी छोड़ सकते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पे काम करता है, पीओपीज पे। 2001 जेनेवा स्विट्जरलैंड, इसका इवन कहां पर स्टैब्लिश है वो भी पूछा जाता है, तो स्विट्जरलैंड में इसका शुरुआत हुई, वहीं पे अभी भी इसका हेडक्वार्टर है, और इन्फोर्स हुआ था 2004 में। नगोयो प्रोटोकॉल, ये जो है आपका जेनेटिक रिसोर्सेज पे वर्क करता है, बेसिकली जेनेसिस पे वर्क करता है, और उनके यूटिलाइजेशन पे वर्क करता है, एबीएस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। 2010 में अडॉप्ट, इन्फोर्स 2014 में हुआ है। काइटो प्रोटोकॉल बहुत आता है आपके बीए और लॉ दोनों के पेपर में, लॉ में कम, बीए में ज्यादा आता है। ठीक है, रिलेटेड टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, तो ये ग्रीन हाउस गैस इमिशंस पे काम करता है। सीधा सवाल आता है ग्रीन हाउस इमिशन का कौन सा प्रोटोकॉल है, ऐसा सवाल आता है, और ये अडॉप्ट हुआ 1997 में, इन्फोर्स हुआ 2005। मीना माता कन्वेंशन, ये है
प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, ह्यूमन सेफ्टी की बात करता है वाला कन्वेंशन, और एनवायरमेंट फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट, वही वाली बात है, मरकरी के जो इफेक्ट हो रहे हैं दुनिया भर में मरकरी से, उसके ऊपर रिसर्च कर। तो ये अभी रिसेंट बॉडी है, इन्फोर्स 2017 में हुई है, ठीक है। अब जो मुझे मेन जो आपको पढ़ाना था वो यहाँ है, वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। इसमें जो वाइसरॉयज दिए हुए आप देख भी सकते हैं, वाइसरॉयज की शुरुआती कब हुई, 1858 से हुई, जो मैंने अभी बताया था कि ब्रिटिशर जो टाइम है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। दो हिस्से कौन से थे, एक था ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है, और एक था उससे पहले का जो मिलिट्री वाले लोग जो थे। तो जो ब्रिटिश क्राउन वाला 1857 के रिवोल्ट के बाद शुरू हुआ था, उस टाइम पे जितने भी थे वो सब वाइसरॉय थे, और इनसे पहले जितने भी थे इंडिया में वो गवर्नर और गवर्नर जनरल की पोस्ट। इसी टाइम पे सेक्रेटरी भी आए, मतलब इससे पहले सेक्रेटरी की पोस्ट भी नहीं होती थी, तो सेक्रेटरी वाली पोस्ट भी जो इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में वो इसी टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। फिलहाल इसमें शॉर्ट्स आया बिल्कुल, कौन सा वाइसरॉय उनका उनके टाइम में इंपॉर्टेंट क्या काम हो वो आप पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग 1858 में सबसे पहले जो आए ब्रिटिश क्राउन के टाइम में वो लॉर्ड कैनिंग थे। इस टाइम पे 1862 का रेबेलियन चल रहा था जो कि 1857 का कंटिन्यूस था, यानी 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसको बढ़ाते हुए एक बार फिर से रिवोल्ट किया गया 1862 में। तो इनके सामने जो रिवोल्ट हुआ वो था 1862 का रेबेलियन। रेबेलियन जानते हैं, इनके मतलब हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना, रेबेलियन, ठीक है। और इस टाइम पे एक सब्जेक्ट लिखा गया अंग्रेजों द्वारा 1860 में, 1860 में, यहां लिखा हुआ नहीं है, 1860 में लिखा गया इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड वो कानून है जिससे सजाएं दी जाती हैं लोगों को, पनिशमेंट वाला। पीनल मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है, पीनल मतलब होता है पनिशमेंट। अब ये जो लॉ वाले खासतौर से ध्यान दें, इंडियन पीनल कोड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, बीए में तो नहीं आया है लेकिन आपके एग्जाम में आता है। और देखो बीए में इतना आ सकता है कि इंडियन पीनल कोड किस टाइम पे लिखा गया, लेकिन इंडियन पीनल कोड का एग्जैक्ट डेट क्या थी वो लॉ में पूछेगा, बीए में नहीं पूछेगा। 1860 यहां नोट कर लो अपनी शीट, लिख लिया 1860, बस ये सवाल आ भी चुका है कि कब इंडियन पीनल कोड बना, एएमयू के पेपर में ये आ चुका है, बीएलएलबी में। सेकंड नंबर पे कौन आए थे वाइसरॉय, लॉर्ड एल्गिन साहब। लॉर्ड एल्गिन में भी वन आए थे। ये 1862 में जब रेबेलियन हुआ तो ये देश छोड़ के भाग गए, इनको हटा दिया गया। उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू किया 1 साल के लिए, क्योंकि ये इनकी डेथ हो जाती है इनके अपने ऑफिस में। इनके छोड़ने का रीजन क्या था, 1 साल में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद कंटिन्यू किया कुछ 6-7 महीने के गैप के बाद सर जॉन लॉरेंस साहब ने 1864 से 1869 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने क्या काम किया इंडिया में। इनके टाइम में कोई रेबेलियन नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया, इंडिया में जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, बिल्डिंग्स बनाई नई नई, ठीक है। और क्या किया, पंजाब को डेवलप कराया, इनका ये मेन काम था। ये नहीं आता आपका, जो सबसे ज्यादा आएगा वो पहला वाला एग्जाम में, ठीक है। अब आइए चौथा, लॉर्ड मायो बहुत आता है, इसका क्वेश्चन अभी बीए में भी आया है रिसेंटली, बीएलएलबी में भी। लॉर्ड मायो पे जो सवाल है, अच्छा ऑप्शन गलत दिए हुए थे पेपर में, कमाल की बात, ये आंसर मायो था पर मायो ऑप्शन में था ही नहीं, क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है। लॉर्ड मायो 1869 से 1872 तक थे, इन्होंने मायो कॉलेज बनाया था। एसिसिनेट हुए थे अंडमान, इनको मार दिया गया था, कहां पे, अंडमान आइसलैंड में। इन पे क्या सवाल आया था मैं कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अगला देखो, लॉर्ड नॉर्थ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना मायो को। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 में बंगाल फीमेन रिलीफ। व्हाट इज फेमाइन, फेमाइन जानते हैं आप लोग, दो वर्ड होते हैं, फेमाइन एंड ड्रॉट। ड्रॉट, तो फेमाइन क्या होता है और ड्रॉट क्या होता है, बहुत ही सिंपल वर्ड है। ऑनलाइन 7-8 बच्चे हैं, कोई बताना चाहेगा फेमाइन का मतलब और ड्रॉट का मतलब। चलिए जब तक कमेंट आ रही है हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसी को पता है कि नहीं। लॉर्ड लिटन पे आते हैं 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके टाइम में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, ये सवाल डायरेक्ट आता है बीए में, ठीक है। और दिल्ली दरबार ऑफ 18, ये सवाल नहीं आता, ये वाला सवाल आता है। इनके टाइम में दिल्ली दरबार भी था, दिल्ली सल्तनत का लास्ट फेज चल रहा था टाइम में, ठीक है। अब लॉर्ड रिपन, ये भी बहुत आते हैं, 1880 से 1884 में इल्बर्ट बिल इनके टाइम में पास हुआ, नॉट इंपॉर्टेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये वाला सवाल आता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए रिफॉर्म इनके पीरियड में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वही विलेज पंचायत के लिए पहली बार आवाज उठाई थी गांधी जी ने, ये होना चाहिए, और इनसे डिमांड की थी, तो ये जो थे इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन साहब ने के टाइम में ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद लॉर्ड डफरिन, अच्छा ये एमयू में जो सवाल आया था उसमें मायो जिसका आंसर होना था, उसमें आंसर दिया हुआ था डफरिन, ये आंसर लगा होता, जबकि ये उसका आंसर नहीं था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किसने किया था, मदद करी थी, इनके टाइम में हुआ था इंडियन नेशनल, और ये उसमें इन्वॉल्व भी थे, ठीक है। इनका नाम है लॉर्ड डफरिन। और देखो यहाँ पे एक चीज और आपको पता चल गई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब एग्जिस्टेंस में, नेशनल कांग्रेस 1885 में एग्जिस्टेंस में, ठीक है। सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 का, इनके टाइम में 1892 में एक कानून बना जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। लॉर्ड एल्गिन टू, वन ऊपर थे, उन्हीं के बेटे थे एल्गिन टू, ठीक है। 1894 से 1899 तक इनके टाइम में क्या हुआ था, दुनिया भर में प्लेग आउटब्रेक, प्लेग की बीमारी फैली। प्लेग कौन सी बीमारी होती है, ड्रॉट का मतलब होता है जहां पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर हो, पानी का कमी हो जाए, सूखा पड़ जाए पानी, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट, बिल्कुल सही बताया है। और फेमाइन मतलब होता है जहां खाने के लाले पड़ जाए, जहां खाना नहीं हो खाने,
हम फेमाइन बोलते हैं। दोनों सिचुएशन में क्या है, चीजों की कमी हो जाना, एक में पानी और एक में खाना, ठीक है। अच्छा, आप बताओ बेटा, प्लेग जानते हो आप लोग? प्लेग कौन सी बीमारी होती है? रैट के, हाँ रैट की डिजीज होती है, रैट के काटने से होती है। रैटों में उसकी डिजीज होती है जो कि ट्रांसमिट होना शुरू हो गई थी। जिसको वो छू देता था या काट देता था, उसमें वो रैट वाली बीमारी की तरह वो मरता था, सड़ सड़ के, तड़प तड़प के, इस तरह की बीमारी थी। उस टाइम इसकी दवा कोई नहीं थी। और साथ में इस टाइम में फेमाइन भी हुआ था, यानी इंडिया में खाना खत्म हो गया था। वो सूखा, बारिश नहीं हुई थी, तो खेती बाड़ी से इंडिया का चलता था मामला, तो वो बिल्कुल सूखा पड़ गया था। इनके टाइम में इन्होंने बड़ी प्रॉब्लम झेली और बड़ी मुश्किल से कंट्री को चलाया था इन्होंने। बेसिकली वायसराय कौन थे? जो कंट्री चलाया करते थे उस टाइम, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। अच्छे, साथ में आपको ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है, बंगाल के जो बंटवारा हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है 1905 में। और साथ में रेलवे की लाइन बिछना शुरू हुई थी इन्हीं के टाइम में, 1905 में। और 1911 का टाइम था आई थिंक, जब पहली बार मुंबई में एक जगह है वहां पे रेलवे की लाइन बिछाई गई। मतलब 5-6 साल बाद बड़ी लेवल पे लाइन बिछाई गई थी। शुरुआत हो गई थी 1900 इनके पीरियड में, 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम रेलवे की। अब आइए लॉर्ड मिंटो। अच्छा, ब्रिटिशर ने हमें कुछ दिया नहीं दिया, इन्होंने रेलवे जो दिया है ना हमको, वो बहुत ही बेनिफिशियल चीज दी। वरना अगर इंडिया पे छोड़ जाते तो इंडिया वाले शायद कभी रेलवे बना ही नहीं पाते। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क है इस टाइम। एक जमाने में फर्स्ट हुआ करता था, चाइना आगे निकल गया हमसे रेलवे के मामले में। लेकिन ब्रिटिशर ने जो रेलवे के लाइंस बिछा दी पूरी इंडिया में, अपने ही ट्रेड के लिए बिछाई थी, लेकिन हमारा फायदा हो गया ना। इंडियंस नहीं बना पाते आज भी, अगर ये लोग नहीं बनाया तो, ये तो पक्का है। अभी क्या आप कंस्ट्रक्शन देख लो, अभी बनाने के वो 90 डिग्री पे एक पुल बना दिया, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, अहमदाबाद में एक बिल्कुल 90 डिग्री पे फ्लाईओवर बना दिया। ये अभी के इंजीनियर लोग का दिमाग देखिए आप, और इन लोग का काम देखिए, आज भी इनकी बिछाई हुई पटरियां हैं मौजूद। वो वाली बात मैं कह रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो 2। इनके नाम पे मिंटो सर्किल अपना अलीगढ़ में सुना होगा अपने, लॉर्ड मिंटो 2 के नाम पे, 1 के नाम पे नहीं है। 19 ये आए, इन्होंने इनॉग्रेट किया था, सर का टाइम चल रहा था ये। सर साहब तो एजुकेशन के पीछे पड़े हुए थे, ठीक है, उनको रिवोल्ट से कोई मतलब नहीं था इतना। लॉर्ड मिंटो 2 1905 से 1910, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स इनके टाइम में हुआ। इनके टाइम में भी एक तरीके का देश निकालने की कोशिश की गई। इनके टाइम में इनके सेक्रेटरी थे, मिंटो साहब क्या थे, वाइसराय, और इनके सेक्रेटरी थे मॉडले। तो दोनों को एक साथ नाम लिया था मिंटो मॉडले, ठीक है। ये इनके सेक्रेटरी का नाम है मॉडले का, ठीक है। तो ये लोग, इनके टाइम में कोई बड़ी चीज नहीं हुई, लेकिन इनके ही नाम पे मिंटो सर्किल है अलीगढ़ वाला, अगर आप जानना चाहें। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंज है, 1910 से 1916 इन्होंने कंटिन्यू किया। कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम, इस टाइम तक कैपिटल कहां चल रहा था? कलकत्ता चल रहा था इंडिया का कैपिटल। कब तक? 1910 तक। 1910 के बाद कैपिटल शिफ्ट होता है दिल्ली में, और तब से दिल्ली इंडिया का कैपिटल हो गया। तो इससे पहले कलकत्ता कैपिटल चल रहा था, और उससे पहले मुगल टाइम में दिल्ली ही कैपिटल चल रहा था, ठीक है। जब ब्रिटिशर आए तो ब्रिटिशर ने कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता उनको समुद्र से नजदीक पड़ता था ट्रेड के लिए, कलकत्ता को कैपिटल बना लिया था। देन बाद में मेन जो सेंटर दिल्ली ही था, क्योंकि सारी चीजें आके दिल्ली ही में बेची जाती थी, बाद में उन्होंने दिल्ली को कन्वर्ट करके अगेन वो बना लिया था, ठीक है। 1911 में दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट हुआ। उसके बाद लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड 1916 से 1921 में जलियांवाला बाग मैसेकर, इस पर अभी मूवी भी आई है रिसेंटली, ठीक है। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड बहुत ही क्रूअल वाइसराय थे, बिल्कुल नफरत करते थे इंडियन से, भेड़ बकरी से समझते थे, सबको मारते थे सिर्फ। तो इन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर भी इन्हीं के टाइम में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इन्हीं के टाइम पे। मॉन्टेग्यू इनके सेक्रेटरी थे, इन दोनों ने मिलकर कुछ रिफॉर्म किया था उसके बारे में। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस टाइम पे हुआ। गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, यानी हम अब कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के, नॉन कॉपरेशन, ये इनके टाइम में हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, गांधी इरविन पैक्ट होता है उस टाइम पे। गांधी और इरविन की दोस्ती हो जाती है, इरविन और ये लोग दोस्त बन जाते हैं, मिलकर एक पैक्ट करते हैं, आजादी को लेकर के कुछ बात करते हैं, ठीक है। और ये थोड़े हम्बल नेचर के थे, फ्रेंडली नेचर के थे। साइमन कमीशन, साइमन आते हैं फिर इंग्लैंड से, जो कि इंडिया का कैसे बंटवारा होगा आके बताते हैं अपनी शर्तों पे। फिर बात नहीं बनती, गांधी जी इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं इस तरीके से बंटवारा। उन्हें बोलते हैं कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होगा, हमारी आर्मी रहेगी, बाकी आजादी तुम ले लो। ये कहते हैं नहीं ऐसे कैसे, जाइए तो पूरी तरीके से जाइए ना इंडिया छोड़ करके। गो बैक साइमन के नारे इसी टाइम पे लगे, सुना होगा आपने, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। उसके बाद लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत आता है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम में हुआ था। अगेन ये भी उसी तरह का मूवमेंट था जहां इंडिया छोड़ने की बात की गई। देन लॉर्ड लिंडगो 1936 से 1943, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था इस टाइम पे। उस टाइम पे इंडिया में जो वाइसराय थे लॉर्ड लिंडगो थे। 1942 तक वर्ल्ड वॉर चली थी, अगर आपको पता हो। 1943 में हिटलर को डिफीट मिल गई थी और वो हार गया था, ठीक है। और 1945 में 2 सुपर पावर निकल के आई थी, यूएस एंड दूसरी कौन सी थी? 2 सुपर पावर कौन सी थी? वर्ल्ड वॉर 2 का नाम सुना है? उसमें 2 सुपर पावर कौन थी? वर्ल्ड वॉर 2 से पहले आपकी 2 सुपर पावर हुआ करती थी बड़ी। एक तो होती थी आपकी रशिया, रशिया के साथ जर्मनी, उन्हें सब मिले हुए थे, सॉरी रशिया और एक अलग था, और एक तरफ थी अकेले यूएस। जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो यूएस तो थी, दूसरी जो सुपर पावर निकल गई चाइना निकल गई थी, ठीक है। अब आइए, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ,
ठीक है, वो इनके टाइम में इंडिया छोड़ो के फाइनली बिल्कुल नारे लगने लगे। उसके बाद शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो लॉर्ड वेवल के टाइम में होती है, जिसमें ये डिसीजन लिया जाता है कैसे इंडिया को आजाद किया जाएगा, कैसे, ठीक है। उसके बाद इसी टाइम पे कैबिनेट मिशन प्लान आता है, अगेन जैसे ये आए थे साइमन, वैसे एक कैबिनेट आती है, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स आते हैं इंग्लैंड से, और वो आकर के क्या कैसे बंटवारा हम करेंगे वो आकर के बताते हैं। इसको बोला गया कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें भी कुछ बातें मानी गई, कुछ बातें नहीं, लेकिन इसको पार्शियली जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले क्या बने थे, अली जिन्ना का नाम सुना है, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे कि प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर वहां के बने, ठीक है, उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और इंडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। आगे आओ, क्योंकि दो बड़ी पार्टी थी, एक जिन्ना की थी और उस टाइम एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग को जिन्ना हेड करते थे इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान सेपरेट हो तो मुस्लिम लीग वहां चली गई, ये सीन था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए फाइनली इंडिया को आजाद करने के लिए। तो किस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है, किस वायसराय के टाइम में इंडिया आजाद हुआ था, वॉज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ये भी सवाल आता है। लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे 1947 में, ओवर्स ऑफ पार्टीशन, इन्होंने पार्टीशन कराया और इंडिपेंडेंस की बात की थी। 1947 में इंडिया आजाद हो गया था। पीएम ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद इकराम, मुस्लिम, हाँ ठीक है। यूएसएसआर, हाँ यूएसएसआर और ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसमें रशिया भी थी। ओके, अब देखिए कुछ लास्ट की कुछ चीजें कि इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। रिप्रेशन हुआ, रिप्रेशन क्या होता है बेटा, अगेन बगावत टाइप का, ठीक है। तो रिवोल्ट हुआ इस टाइम पे, मतलब ये जो वायसराय के टाइम था इनमें ओवरऑल क्या चीज हुई, एक कलेक्टिव समरी टाइप का। तो रिवोल्ट चलते रहे इनके टाइम में अक्सर, क्योंकि 1857 के जो पार्टीशन की आवाज उठी थी रिवोल्ट, उसके बाद से इंडिया वाले फिर रुके नहीं, फिर तो आजादी की लड़ाई के लिए वो लड़ते ही रहे बैक टू बैक, ठीक है। क्रैकडाउन जगह जगह क्या है, बंटवारा होना शुरू हो गया था इंडिया में, और मार्शियल लॉज, मार्शियल यानी आर्मी, आर्मी का कानून काफी बार लगाना पड़ा। मार्शियल मतलब आर्मी कानून, ठीक है। और आर्मी का कानून क्या होता है पता है आपको, आर्मी कानून ये होता है शूट एट साइट, उनको पावर होती है, वो किसी को भी कहीं पे भी गोली मार सकते हैं बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्म। उस टाइम वही गवर्नमेंट होते हैं जब उनका कानून, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या फायदा हुआ हमको, तो हमको तीन चीजें मिली वायसराय के पीरियड से, रेलवे मिल गई, कैनाल्स मिल गए, जगह जगह कैनाल्स बना दिए इन लोगों ने, और टेलीग्राफ का सिस्टम हमें समझ में आ गया, हमने इंडिया में टेलीग्राफ, पोस्ट टेलीग्राफ ये वाला सिस्टम इंप्लीमेंट किया। गवर्नेंस कैसी थी, रिफॉर्म्स देखे हमने, और इंडियन दो तरीके की गवर्नमेंट देखी हमने उस टाइम पे, एक तो रिफॉर्मेटिव जो लोगों के सपोर्ट में भी थी, और दूसरी क्या थी, इंडियन काउंसिल एक्ट। एक कानून ऐसा बना जो इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें इंडियंस को, मतलब पहली बार वायसराय के टाइम में इंडियंस को भी उनकी गवर्नमेंट का पार्ट बनाया गया एज एन मेंबर ऑफ देयर पार्टी। से पहले 1857 से पहले इंडियंस को कहीं पर भी गवर्नमेंट का पार्ट ब्रिटिश के साथ नहीं बनाया जाता। तो हमको इंडियन जो काउंसिल लिखा हुआ, काउंसिल मतलब सभा का पार्ट, इंडियंस को सभा का पार्ट बनाया गया। इंडियन के एजुकेशन की बात की, इससे पहले इंडियंस को पढ़ाया भी नहीं जाता था, इंडियंस को पढ़ाया गया अपने यहाँ क्लर्क ही बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत मैथ वैसे सिखाएगी, जो भी कुछ सिखाया गया। बाकी जो इंडियंस थे वो बाहर की कंट्रीज में जाके पढ़ाते थे, जैसे गांधी जी बाहर वकालत सीख के आ गए थे साउथ अफ्रीका से, लेकिन बाकी जो इंडियंस थे छोटे मोटे, वो क्या करते, उनको यहीं पे पढ़ाया भी गया, ताकि वो जो ब्रिटिशर का जो समुद्र से आने जाने का खर्चा होता था ऑफिसर्स का, वो अंग्रेजों को बड़ा महंगा पड़ रहा था। अफसर को लाना इंडिया में, काफी बार शिप डूब जाती थी या कुछ होता था। कुछ जाना है क्या बाहर जाके, तो ये जो खर्चा हो रहा था इस पे, ओके, तो ये जो ब्रिटिशर्स का खर्चा हो रहा था बेटा, इसको बचाने के लिए उन्होंने क्या बोला, यार पढ़े लिखे लोगों को हमें क्लर्क भी अपने कंट्री से लाना पड़ रहा है, ये छोटे मोटे पढ़ाई के लिए भी अपनी, तो उनका आने जाने का बड़ा खर्चा हो जाता है, तो क्या इंडियंस को पढ़ा दो, इनको पढ़ा दो, ये तो यहीं रहेंगे, हमारे काम ही आएंगे, आजादी हमको उनको देनी नहीं है। इस लालच में उन्होंने पढ़ाया। इंडियंस चालाक तो वो पढ़ लिए और बाद में आजादी के आवाज उठा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेजेडीज, क्या क्या नुकसान हुआ, फेमाइंस बहुत देखने को मिला, जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को मारा गया था, ठीक है। और पार्टीशन भी हमारा एक ट्रेजेडी का पार्ट है, पार्टीशन हुआ। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, कब हमारे इंडिपेंडेंस में इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स हुए इस पीरियड में। 1857 में ब्रिटिश क्राउन आ गई, यानी रानी आ गई, रूल बिगिन हो गया 1858 में। 1857 में आई थी, 1858 में उन्होंने आके संभाल लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में, और लास्ट में पार्टीशन हमें देखने को मिला। ये वाली शीट कंप्लीट है।